नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हमारा नया टॉपिक है और आज का टॉपिक है मालवा का पठार। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की चर्चा कर ली थी। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचनाएं हमारा वीडियो का टाइटल था, जो लास्ट वीडियो था। यदि आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपको पूर्ण रूपेण हम आपको प्रदान कर सके। दोस्तों, मालवा के पठार का अध्ययन करते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, इतने क्षेत्र को हम मालवा का पठार कहते हैं और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र मालवा का पठार है। ये लगभग 28% है। मालवा का पठार, इसका दूसरा नाम है लावा पठार, क्योंकि ये जो पठार है ये लावा से निर्मित हुआ है। ज्वालामुखी से निकला हुआ मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो लावा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ ये जो पूरा क्षेत्र है इसे लावा पठार भी कहा जाता है, बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानों से बना हुआ। दोस्तों, मालवा का पठार का दूसरा नाम है गेहूं ढलिया का पठार। मालवा का पठार गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ अन्य प्रमुख फसलें भी उत्पादित होती हैं, जैसे कि ग्राउंडनट, सोयाबीन। इसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका एक उपनाम भी है, इसे बोला जाता है गेहूं ढलिया का पठार। तो गेहूं ढलिया पठार इसका एक उपनाम है। मालवा का पठार जब हम देखते हैं, इसकी संरचना को देखते हैं, इसके भौतिक संरचना को देखते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 300 से लेकर 450 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं ये बहुत ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 500 मीटर तक चली जाती है और किसी किसी क्षेत्र में 800 मीटर का भी है। हम अगर देखें, इसका जो ढाल है उत्तर मुख है, उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल इस प्रकार है। ये पठार है। पठार का अर्थ होता है जो थोड़ा उठा हुआ। तो ये जो क्षेत्र उठा हुआ है और इसका ढाल उत्तर पूर्व की तरफ है, इस दिशा में है। तो जितनी भी नदियों का उद्गम होता है, चाहे चंबल है, क्षिप्रा है, वो जब निकलती हैं तो वो उसी ढाल की तरफ बहती हुई निकल जाती हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इसका ढाल कैसा है, तो इसका ढाल है उत्तरमुखी, उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व। दोस्तों, अब हम इसके विस्तार को जानते हैं, इसकी अवस्थिति को जानते हैं। जो इसका विस्तार है वो है 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये है 20 डिग्री 17 मिनट से लेके 25 डिग्री 8 मिनट। ये हो गया इसका उत्तरी अक्षांश। अब हम इसके देशांतर पे देखें तो ये है 74 डिग्री 59 मिनट से लेके 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस का जब अंतिम चरण चल रहा था और इयोसीन काल प्रारंभ हुआ था, तब से इसका निर्माण हुआ है। और लगभग हम माने तो 60 से 68 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 से 68 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था।
यहाँ अगर हम मिट्टी की बात करें, यहाँ कैसी मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है, तो यहाँ काली मिट्टी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो काली मिट्टी कैसे बनी? जब मैंने आपको शैल समूह पढ़ाया था, या यदि आपने शैल समूह नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो मैग्मा है वो लावा में परिवर्तित हुआ था, और लावा क्या हुआ आर्कियन में, और आर्कियन फिर धारवाड़ में। तो जब ये चट्टानें बन जाती हैं तो चट्टानों का अपरदन शुरू होता है। अब चूंकि ये लावा पठार है, इसमें लावा पाया जाता है, तो जब इसका अपरदन होना शुरू हुआ तो ये रेगुर मिट्टी में परिवर्तित हो गई। तो ये एक यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है। दूसरे प्रकार की मिट्टी है भूरी मिट्टी। तो यहाँ पे काली मिट्टी और भूरी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी। दोस्तों एक और प्रकार की मिट्टी है, इसे भटोरी मिट्टी कहते हैं। भटोरी का अर्थ होता है पथरी, जिसमें पत्थर के कण मिलते हैं। इसे पथरी मिट्टी कहा जाता है। यहां प्रमुख फसल की बात करते हैं हम आपसे। वैसे तो ये गेहूं ढलिया पठार कहा जाता है, गेहूं का पठार कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पे और भी अन्य फसल है, जैसे कपास हो गया, कपास, गेहूं, गन्ना, सोयाबीन, और प्रमुख फसल में से गेहूं है। यहाँ प्रमुख नदियों की बात करते हैं हम, तो नदियां हैं माही, चंबल, बेतवा, केन, क्षिप्रा, पार्वती, बेतवा, नर्मदा, काली सिंध और दशान। तो इतनी नदियां इस पठार में बहती हैं। हम जब नदियों की चर्चा करेंगे तो हम एक एक नदियों का उद्गम स्थल और कहाँ से उद्गम, कहाँ ये जाती हैं, कहाँ मिलती हैं, इनमें बनी परियोजनाएं, हम इसका अध्ययन करेंगे जब हम आपको नदियां पढ़ाएंगे। तो फाहियान के अनुसार जो मालवा का पठार है, मालवा की जो जलवायु है, विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु में से एक है। मालवा के पठार की जो जलवायु है वो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप। ट्रॉपिकल मानसून टाइप की इसकी जलवायु है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप की इसकी जलवायु। इसका अर्थ होता है उष्ण कटिबंध मानसून प्रकार की यहाँ की जलवायु है, और इसकी प्रशंसा फाहियान ने की थी विश्व के श्रेष्ठतम जलवायु में से। अगर यहाँ पे वर्षा की बात करें तो जो वर्षा का जो औसत है वो है 75 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर। तो एक औसत रेनफॉल यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे जो वर्षा है उसका औसत है 75 से 125 सेंटीमीटर। तापमान की बात करें तो मालवा के पठार का तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है, और ये गर्मियों के समय में 40 से 42 डिग्री तक चला जाता है। तापमान 42 डिग्री के आगे भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन हम औसत तापमान बात करें तो 40 से 42 के बीच में रहता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। 300 से लेकर 500 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई है, लेकिन इसकी ऊंचाई कहीं कहीं बहुत अधिक है, कहीं 800 मीटर भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था, जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पठार क्षेत्र है, और लगभग 28% में फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर। हम बात करते हैं जिलों की जहां पे मालवा का पठार फैला हुआ है, तो ये 17 जिलों में फैला हुआ है। लगभग 17 जिलों में आंशिक या पूर्ण रूपेण, आंशिक का मतलब कहीं थोड़ा सा एक हिस्सा मालवा के पठार में आता है, और पूर्ण रूपेण यानी फिर
पूरा जिला ही मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। तो हमने दोनों प्रकार के जिलों का इसमें वर्णन करा है। तो पहला है राजगढ़, मंदसौर, ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, पांचवा भोपाल, छठवां धार, सातवां गुना, आठवां रतलाम, नौवां झाबुआ, 10वां देवास। फिर है शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर और अलीराजपुर। ये कुल 17 जिले हैं जो आंशिक या फिर पूर्ण रूपेण मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। हम बात करें यहाँ पे उद्योग की, तो यहाँ पे उद्योग है कृत्रिम रेशा, सूती कपड़ा, BHEL भेल, ये आपके भोपाल में स्थित है। यहाँ पे खनिजों का अभाव पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये आप समझिएगा कि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, ये मालवा के पठार के मध्य से गुजरती हुई निकलती है। तो मालवा के पठार से मध्य से गुजरती है, उसे कहते हैं कर्क रेखा, इसके मध्य से गुजरती है। अब बात करें तो हमने आपको बताया कि बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें हैं, कुछ हिस्सा ये दक्कन ट्रैप में भी आता है। तो ये दक्कन ट्रैप में के अंतर्गत आता है। जलवायु मैंने आपको बता दिया है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जल, ये प्रश्न आ चुका है, ये पूछा जा चुका है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो इसके जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रमुख चोटियों के। तो जो प्रमुख चोटियां हैं जो मालवा के पठार में है, सबसे पहली चोटी है सिगार चोटी। तो सिगार चोटी सबसे बड़ी चोटी है, इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, 881 मीटर की। दूसरी चोटी है जाना पाव और इसकी ऊंचाई है 854 मीटर की। और तीसरी है धजारी चोटी, और धजारी चोटी है 810 मीटर की। दोस्तों जाना पाव पहाड़ी जो है, इस पॉइंट पर चंबल नदी का उद्गम होता है। तो जाना पाव पहाड़ी पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम है वांचू पॉइंट। और वांचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब हम बात करते हैं मालवा में जो पठार है, यहाँ अन्य अलग अलग भागों में भी पठारों को बांटा गया है। जैसे सोनवाड़ा का पठार है, उमठवाड़ा का पठार है, विदिशा उच्च भूमि है, भोपाल पठार है। तो ये अलग अलग और भागों में पठारों में बटी हुई है। तो हम प्रमुख पठारों को भी देख लेते हैं। तो पहला पठार है सोनवाड़ा का पठार, दूसरा पठार है उमठवाड़ा का पठार, तीसरा है सागर पठार, चौथा है भोपाल पठार और एक है विदिशा उच्च भूमि, जहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है। देखिए, हम नदियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक नदियों का एक एक वीडियो बनेगा, तो जो कि हमारे आने वाले लेक्चर्स में होगा। अब प्राकृतिक बनावट के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। जिसका फिजिकल डिवीजन है उसके आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र। उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र जिला विदिशा। तो ये इस रीजन को, जो विदिशा का क्षेत्र जिला है, इसे उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में बांटा गया। नेक्स्ट है केंद्रीय पठार क्षेत्र जिला रतलाम व मंदसौर। तो ये मंदसौर है और रतलाम का रीजन है, इसे बोला जाता है केंद्रीय पठार क्षेत्र। तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र।
तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इस रीजन में आएगा। चौथा है निमाड़ की समतल भूमि, और निमाड़ की समतल भूमि इस क्षेत्र में। निमाड़ की समतल भूमि उत्तर में विंध्य, दक्षिण में सतपुड़ा। जो निमाड़ की समतल भूमि है, इधर विंध्य पर्वत श्रृंखला है और नीचे दक्षिण में सतपुड़ा है, इससे घिरा हुआ है। तो प्राकृतिक रूप से बनावट के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जाता है मालवा के पठार को। सबसे पहला है उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र जो जिला विदिशा का है, दूसरा है मंदसौर और रतलाम क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और चौथा है निमाड़ की समतल भूमि। निमाड़ की समतल भूमि, इसके उत्तर पर विंध्य पर्वत श्रृंखला है और इसके नीचे सतपुड़ा क्षेत्र। अब यहां पर हम विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है उसका जो एग्जाम पैटर्न है बदला है, जिसमें अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन, एक 3 लाइनर, 2 लाइनर, जिसमें आप केवल एक वर्ड में लिखने को पूछा जा सकता है या एक सेंटेंस बनाने को पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें विशेषताओं के बारे में शायद पूछा जाए। ये पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार की विशेषता बताइए। तो इतना पढ़ाने के बाद, इतना लेक्चर सुनने के बाद आप विशेषताओं को आप दिमाग में सोचिए क्या क्या विशेषताएं होंगी। कुछ विशेषताओं का यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पहली विशेषता आपको याद रखनी है कि ये जो मालवा का पठार है किससे निर्मित है? ये ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है मालवा का पठार। दूसरा है पठार के ढलानों पर गोलक अपक्षय मिलते हैं। तो जो पठार का ढलान है, देखिए अपक्षय और अपर्दन दो अलग क्रिया है। अपक्षय और अपर्दन दोनों अलग क्रिया है। देखिए दोनों में समान ये होता है कि जो चट्टानें टूटती हैं, अपक्षय में भी टूटती हैं, अपर्दन में भी टूटती हैं, लेकिन अपर्दन में जो पदार्थ टूटता है, चट्टान टूटता है, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है। यह अपर्दन में होता है, यानी एक जगह कहीं मिट्टी का क्षरण हुआ और मिट्टी वहां से बह करके नदियों द्वारा कहीं और ले आ गई, तो यह अपर्दन हुआ। लेकिन अपक्षय में क्या होता है, चट्टान उसी स्थिति पे है, वहीं पर है, और चट्टान में बारिश हो रही है या इस पे वर्षा हो रही है या तापमान का प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, अलग अलग बाहरी दबाव के कारण ये वहीं पे रहेगा। इसका एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन नहीं होगा। तो ये एक स्थैतिज प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जैसे हम पठार के ढलानों पर देखेंगे तो बड़े बड़े जो रॉक्स हैं गोलाकार के अपक्षय हमें मिलते हैं, क्योंकि उसमें टूटन फूटन हो गई है, जो कि अपक्षय प्रक्रिया है। तीसरा है दक्कन ट्रैप से अनाच्छादन हुआ है। अनाच्छादित का मतलब होता है कवर। जो दक्कन ट्रैप से ये अनाच्छादित है। चौथा है अपर्दन से लेटराइट मिट्टी का उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है, रेगुर मिट्टी भी जिसे हम कहते हैं। तो जो अपर्दन हुआ चट्टानों का, उससे लेटराइट मिट्टी बन गई। इसका जो मुख्य पर्वत है वो है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश में है, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर के बिहार के सासाराम तक जाता है। दोस्तों, हमने मालवा के पठार को पूरी रूप से पढ़ लिया है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हमने मध्य प्रदेश के भौतिक संरचनाओं का अध्ययन कर रहे थे, दूसरे भाग पे हम अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।